हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ दोस्तों और बहुत ज़्यादा रिवीजन पॉइंट्स के साथ वीडियो लाई गई है, तो पूरा एंड तक आपको वीडियो देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे आप तक। इस वीडियो को दोस्तों स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक आप सभी को पता होगा दोस्तों, मॉक टेस्ट सेक्टर में मार्केट लीडर है। यहाँ पर आपको 38,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 450 से ज़्यादा एग्जाम्स के, 13 लाख से ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव यूजर्स हैं, टेक्स्ट बुक पास के यूज़र हैं, जो बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह लगातार सॉल्व करते रहते हैं। तो अगर आप दोस्तों CUET की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, CUET के ज़रिए आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर खास ऑफर है इस टाइम पर। CUET के लिए 984 टोटल मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं दोस्तों, जिसमें अभी तो आपको 45 टॉप मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री भी दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी ईयरली टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो फिर इसमें CUET भी जो ऐड किया गया है इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। यानी आप सभी एग्जाम्स की तो प्रिपरेशन कर ही सकते हो, सभी एग्जाम्स का मॉक टेस्ट तो दे ही सकते हो, साथ ही साथ CUET भी अब ऐड कर दिया गया है, तो इसका भी मॉक टेस्ट दे सकोगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। CUET टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इनरोल कर रखा है। अगर आप अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटीज़ को चुनना चाहते हो, मनपसंद की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर आपको इस मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करना चाहिए। आपके सिलेक्शन का जो रेट है वो 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दी गई है। अगर आप टाइटल को टच करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर जाकर के आप क्लिक करके वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट बुक का सिंपली ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जा सकते हैं। आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास सेलेक्ट करना है और कूपन कोड में MZT डाल देना है, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस MZT। अगर आप इंटर करते हो तो आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। तो अभी के लिए ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसका आप फ़ायदा उठाओ। CUET का टेस्ट सीरीज दोस्तों और कहीं पर नहीं अवेलेबल है, तो आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कल के दिन के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, कहीं आप भूल न जाओ। क्विकली कर लेते हैं रिवीजन। अभी हाल में भारत ने दोस्तों पहली बार थॉमस कप जीत करके इतिहास रच दिया है। भारत ने इंडोनेशिया को हराया है, जो कि 14 बार की चैंपियन थी। भारत में दोस्तों खुदरा मुद्रा स्फीति अभी जारी हुई है, 7.79% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ करके महंगाई दर 7.79% पहुंच गई है। भारत ने अभी तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया हुआ है। और फ्रैंक विल्जेक, इनको अभी टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। केरल और सहित दक्षिण भारत के कुछ अन्य राज्यों में दोस्तों टोमेटो फ्लू का मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अजय कुमार मिश्रा जी को उत्तर प्रदेश का महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। वहीं रिलायंस फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की लिस्ट में टॉप इंडियन कंपनी बनी है। ओवरऑल इसकी रैंक है 53वीं, पिछली बार 55वें स्थान पर था। शतरंज में दोस्तों शतरंज के ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबक का निधन हो गया है, जो कि सबसे उम्र दराज दोस्तों खिलाड़ी थे। 100 साल के ये उम्र में मृत्यु को प्राप्त किए। तो ये तो थे कल के दिन के क्वेश्चंस। कल मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे भी पूछ रखे थे, जिनका आपको जवाब देना था डिटेल में। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है, तो वो है विराट कोहली। अब फिलहाल भारत के तीनों क्रिकेट के फॉर्मेट के कैप्टन पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तीनों फॉर्मेट में अब क्रिकेट के कप्तान कौन हैं, रोहित शर्मा हैं, वनडे, टेस्ट और T20 में। विराट कोहली पहले थे पूर्व कप्तान, ठीक है ना। तो फिलहाल ये अभी भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में एकमात्र भारतीय हैं। टॉप पर कौन है, लियोनेल मेसी। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में करी गई थी और अभी टाटा ग्रुप के द्वारा इसका दोबारा से एक्विजिशन कर लिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो त्रिपुरा के नए CM बन गए हैं दोस्तों मणिक साहा। मणिक साहा भी बीजेपी पार्टी से हैं। ये त्रिपुरा में बीजेपी पार्टी के राज्य अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा में बीजेपी पार्टी के राज्य अध्यक्ष, ये अब नए CM वहाँ पर बने हैं। त्रिपुरा में भी दोस्तों चुनाव आने वाले हैं, तो इस वजह से CM चेंज किया गया है। आपने देखा जैसे उत्तराखंड में हुआ था, जैसे गुजरात में अभी चेंज हुआ है, हुए हैं CM, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी फिलहाल चेंज कर दिए गए हैं नए CM चुनाव को देखते हुए। 2023 में विधानसभा का चुनाव यहाँ पर होने वाला है। तो वहाँ के जो CM थे विप्लव कुमार देव, इन्होंने इस्तीफा दिया और अब मणिक साहा नए मुख्यमंत्री बने।
इस्तीफा किसको दिए? राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को, और यही इनको शपथ दिलाए। ठीक है ना, राज्यपाल ही शपथ दिलाता है, ये आपको याद रखना है। तो मणिक साहा होंगे नए मुख्यमंत्री त्रिपुरा के। त्रिपुरा आप देख पाओगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है, बांग्लादेश के पास में है त्रिपुरा, और 3 तरफ से ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा से आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, त्रिपुरा 3 तरफ से पूरा करता है बांग्लादेश। ठीक है, अगरतला यहाँ की राजधानी है। मणिक साहा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम, सत्यदेव नारायण आर्य जी गवर्नर, और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस। कमल सागर, रुद्र सागर, अमर सागर ये झीलें हैं यहाँ पर, और गौरैया नृत्य, होजगिरी नृत्य, लेबांग नृत्य ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। राज्यसभा में यहाँ पर सीटें जाती हैं, यहाँ से 1, लोकसभा में 2 सीटें जाती हैं, और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या है 60। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस दोस्तों 16 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ये दिवस भौतिक वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मैमन के द्वारा दोस्तों 1960 में लेजर के पहले सक्सेसफुल टेस्टिंग के लिए मनाया जाता है, उसी की वर्षगांठ के रूप में। लेजर का इन्होंने पहली बार सक्सेसफुल परीक्षण किया था। लेजर जो होता है ये होता क्या है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आप देख पाओगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऐसे ही होता है मेजर क्या होता है? ये होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऐसे ही आपने सुना होगा रडार क्या होता है? रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऐसे होता है सोनार क्या होता है? ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये सभी फुल फॉर्म हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगर नहीं लिख पाए हो तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करो और दोबारा से इसको नोट डाउन कर लो, ये पूछे जाते हैं फुल फॉर्म। ठीक है ना, चलिए अगला। अब मई मंथ का इंपॉर्टेंट डेट आया है, इसको क्विकली कर लेते हैं रिवीजन। 1 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 150वीं रैंक इस बार भारत की है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। इंपॉर्टेंट डे है ये। 11 मई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों ये 14 मई को इस बार मनाया गया। ये 2nd सैटरडे को मनाया जाता है। 2nd सैटरडे को वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई महीने के 2nd सैटरडे, एक बार अक्टूबर महीने के 2nd सैटरडे को। इस बार की थीम है लाइट पॉल्यूशन। क्लियर है? आगे, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला किया? तो भारतीय सेना ने दोस्तों मणिपुर में अभी गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया हुआ है। अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में जो मेडिकल की या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए जो उत्सुक छात्र छात्राएं हैं, उनको मुफ्त में और घर घर जा कर के कोचिंग या ट्यूशन सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना इसके लिए एक सेंटर खोलेगी जिसका नाम होगा रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस। तो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में ये खोला जाएगा। भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीज़न और एंटरप्राइज पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और मेंटरिंग पार्टनर नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के सहयोग से यह स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मेडिकल और जो इंजीनियरिंग के एडमिशन्स लेना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको ऑल इंडिया लेवल पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। मणिपुर आया है, मणिपुर आप देख पाओगे कहाँ पर है, यहाँ पर है मणिपुर इंडिया के मैप में। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। एन बीरेन सिंह दोस्तों बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। अभी चुनाव जब हुआ था 5 राज्यों का, उनमें एक राज्य मणिपुर भी था, और बीजेपी पार्टी पहली बार अपने दम पर यहाँ पर सरकार बनाई हुई है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पहली बार बिना गठबंधन के सरकार बनी है बीजेपी की, तो एन बीरेन सिंह ने बनाई। लोकटक झील है यहाँ पर, बहुत ही फेमस झील है। लोकटक झील के ऊपर है कीबुल नामजाओ नेशनल पार्क, ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। मणिपुरी नृत्य, पुंगचोंग नृत्य, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था बहुत सारे महोत्सव। देखो, पहले नंबर तो सा याद रखिएगा, सा से 3 महोत्सव आपको याद हो जाएंगे। एक तो सिरोही लिली महोत्सव, एक संतरा महोत्सव और एक संगाई महोत्सव, 3 महोत्सव ये हो गए। इसके अलावा नाता संकीर्तन भी यहीं पर आयोजित हुआ था, और अभी कचाई लेमन फेस्टिवल भी मनाया गया, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया?
तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने COP15 शिखर सम्मेलन जो कि UNCCD के द्वारा आयोजित कराया गया था, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हुए थे। UNCCD का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण पर दोस्तों UNCCD का सम्मेलन था ये। तो अभी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। इंडिया इस बार इम्पोर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि इंडिया ने ही पिछली बार अध्यक्षता करी हुई थी। पिछला संस्करण जो 14वां संस्करण था, इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था पिछली बार। इस बार 15वां संस्करण है, इसीलिए COP15 है, नहीं तो COP14 था पिछली बार, ठीक है ना, UNCCD का। ध्यान रखिएगा, एक होता है जलवायु परिवर्तन पर COP सम्मेलन, उसका अभी COP26 आयोजित हुआ था, ठीक है, तो वो आप नहीं बताएंगे, यहाँ पर UNCCD वाली बात हो रही है। ये वाला हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अब की बार COP27 होगा, तो COP27 कहाँ पर होगा? ये मिस्र में होगा। और COP28 कहाँ पर होगा? ये होगा UAE में। लेकिन अगेन ये जलवायु परिवर्तन पर है और यहाँ पर मरुस्थलीकरण पर है, ठीक है ना। फिलहाल ये कहाँ पर इस बार आयोजित हो रहा है? तो ये आबिदजान कोटे डी आइवर, या जिसे हम लोग कहते हैं आइवरी कोस्ट, ठीक है ना। वर्ल्ड मैप में आप खोजोगे तो आइवरी कोस्ट के नाम से नहीं, कोटे डी आइवर के नाम से आपको मिलेगा देश। तो यहाँ पर आयोजित हो रहा है और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हिस्सा लिया हुआ है। अगला, हाल ही में किस मस्जिद में पुरातत्व विभाग के सर्वे के बाद शिवलिंग मिला है? तो ये मामला दोस्तों पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। अभी हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद जो कि वाराणसी में है, यहाँ पर पुरातत्व विभाग को सर्वे के बाद एक शिवलिंग मिला हुआ है। और इस शिवलिंग के मिलने के बाद, मस्जिद में ये शिवलिंग मिलने के बाद दोस्तों एक बार फिर से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ये चर्चे में है, काफ़ी ज़्यादा इस पर विवाद भी उठने की संभावना थी। इसको देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो शिवलिंग वाला जो एरिया है उसको तुरंत ही CRPF अपने कंट्रोल में ले और उसके बाद संरक्षित और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी ले। इस एरिया को सील कर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर केवल 20 मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने के लिए जाने की अनुमति मिली हुई है अभी के लिए। इस पर मैंने कल डिटेल वीडियो भी दी हुई थी, आप इसको देख करके पूरा मामला समझ सकते हैं। पूरा इतिहास से लेकर के पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उन पर भी वीडियोज़ आपको दिन में दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। तो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शिवलिंग की खोज की है। यहाँ पर इसको सर्वे करने का मिला था 3 दिनों के लिए टाइम, और इसमें शिवलिंग मिले जाने की पुष्टि हुई है। ये शिवलिंग बताया जा रहा है 12 फीट लंबा है, 12.5 फीट लंबा है। और ये शिवलिंग जो है दोस्तों, ये पन्ना के पत्थर का बना हुआ है, ग्रीन पन्ना के पत्थरों के बना हुआ है, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे तहखाने में मिला हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-अधिगम योजना लॉन्च की? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ई-अधिगम योजना शुरू करी हुई है। ई-अधिगम योजना के तहत दोस्तों हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो 10वीं पास किए हुए हैं और अब 11वीं में जा रहे हैं, तो 11वीं में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको फ्री में टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, टैबलेट स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे, और ये 3 लाख छात्रों को प्रदान किए जाएंगे ई-अधिगम योजना के तहत। ई-अधिगम का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद एडेप्टिव मॉड्यूल। तो इसके तहत ये दिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यूपी में भी आपको पता होगा दोस्तों, फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना चल रही है, जिसके तहत 1 करोड़ युवाओं को दिया जा रहा है। तो ये हरियाणा सरकार की योजना है। क्लियर है? इसमें 2 GB तक का फ्री डेटा भी अवेलेबल कराया जाएगा। अब हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में हम लोग जानेंगे। स्टैटिक्स तो आप बहुत बार जान ही चुके हो, जो लगातार कई दिनों से क्योंकि चर्चे में है हरियाणा, ठीक है। तो स्टैटिक्स तो आप देख ही रहे हो। आज हम लोग कुछ जो करंट अफेयर के आए हैं पॉइंट, उनका करते हैं रिवीजन। अभी हरियाणा के राखीगढ़ी में दोस्तों 5000 साल पुरानी एक सिंधु सभ्यता की ज्वेलरी फैक्ट्री मिली हुई थी, और हरियाणा सरकार ने ही अभी चारा बिजाई योजना शुरू की। चारा बिजाई योजना, ये भी आप याद रखेंगे, हरियाणा सरकार की योजना है, ठीक है। हरियाणा में ही अभी भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन खुला है, गुड़गांव हरियाणा में। गुड़गांव हरियाणा में सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन खुला हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी अभी पंचकुला में होने जा रहा है। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन होगा। क्लियर है? नीरज चोपड़ा के जो होम टाउन है समझ लो, वहाँ पर एक स्टेडियम भी बनवाने की घोषणा की हुई है। हरियाणा सरकार ने अभी व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया। व्हीकल मूवमेंट
ट्रैकिंग सिस्टम भी लॉन्च किया हुआ है, इससे ट्रैक किया जाएगा जो ट्रक वगैरह होते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर ई बुक के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आप 2021 की अगर तैयारी करना चाहते हो तो ई बुक आप ये ले सकते हो। 2021 की ई बुक अवेलेबल है। ये 2020 की भी वैसे है, लेकिन 2021 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। आपका CHSL एग्ज़ाम लगा हुआ है, NTPC एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप इन दोनों के लिए ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप MCT ऐप से ले सकते हो। बाकी महीनों की भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगला, कौन सा राज्य GST पंजीकरण में शीर्ष पर है? तो GST रजिस्ट्रेशन के मामले में टॉप पर महाराष्ट्र है दोस्तों। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में पूरा मैं अभी आज बताने वाला हूँ आपको। GST में ये बताया गया है कि जो ऐसे राज्य जो GST सबसे ज़्यादा भरते हैं, मासिक रूप से हर महीने GST का भुगतान करते हैं, GST रजिस्टर्ड हैं, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय और डीलरों की ये लिस्ट जारी की गई। इसमें पाया गया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ऐसे व्यवसायी और डीलर हैं जो GST के जरिए अपना पंजीकरण करा रखे हैं यानी रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। कितने हैं? 1.48 मिलियन। सेकंड पर यूपी है 1.33 मिलियन के साथ, थर्ड पर है गुजरात और फोर्थ पर है तमिलनाडु। अब आया है GST, तो GST के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दोस्तों 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले ये दोस्तों भारत में लागू हुआ आधी रात से। 1 जुलाई को इसीलिए GST दिवस भी हम लोग मनाते हैं। ये भारत में 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, लेकिन इसके लिए बिल लाया गया था 122वां। ध्यान रखिएगा, 122वां बिल लाया गया था यानी विधेयक लाया गया था, और 101वां संविधान संशोधन है GST। भारत का GST जो है ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। दुनिया में GST लाने वाला पहला देश फ्रांस है। भारत में GST जो होते हैं 4 टाइप से होते हैं। एक तो होता है दोस्तों CGST, जिसे कहते हैं सेंट्रल के द्वारा लगाया गया GST। एक होता है SGST, जिसे कहते हैं स्टेट के द्वारा लगाया गया GST, स्टेट GST। एक होता है UTGST, UTGST का मतलब तो होता है यूनियन टेरिटरी के द्वारा। और एक होता है IGST, ठीक है ना, IGST यानी इंटीग्रेटेड, जब इंटीग्रेटेड होता है यानी राज्य और केंद्र के द्वारा, दोनों के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर 5 टैक्स स्लैब होते हैं। एक तो 0% का टैक्स स्लैब होता है, जिसको लोग भूल जाते हो, आप लोग नहीं लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये भी एक प्रकार का टैक्स स्लैब है। इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। एक होता है 5% का टैक्स स्लैब, एक होता है दोस्तों 12% का टैक्स स्लैब, एक होता है 18% का टैक्स स्लैब, एक होता है 28% का टैक्स स्लैब। तो ये 5 प्रकार के टैक्स स्लैब होते हैं GST के तहत, गुड्स एंड सर्विसेज के तहत। क्लियर है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस प्रकार का है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है, 17 अप्रत्यक्ष करों को मिला करके GST बनाया गया था। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए इनफ होगी। अगला, हाल ही में किसने S-200 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने दोस्तों S-200 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। इसरो ने इसे गगनयान के तहत, मिशन गगनयान के तहत लॉन्च किया है। मिशन गगनयान आपको पता होगा दोस्तों 2023 में ये लॉन्च होने वाला है, और इसके तहत, इस मिशन के तहत इसरो जो है ये व्यक्तियों को भेजेगा अंतरिक्ष में। पहली बार ऐसा होगा जब भारत भेजेगा। तो इसके लिए अभी HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण का परीक्षण किया गया। ये जो है दोस्तों बेसिकली समझ लो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाएंगे हम लोग। ये जैसे कई सारे स्टेज होते हैं, आपको पता होगा कोई भी रॉकेट होता है, जब वो उड़ता है धीरे धीरे एक एक स्टेज खत्म होता जाता है, ठीक है, और लास्ट में जो बचता है वो सैटेलाइट होता है। ऐसे ही ये जो पहला स्टेज है ना, निचला वाला, ये यही है स्टेज जिसका परीक्षण किया है अभी हाल ही में सफलतापूर्वक। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझो, इस प्रक्षेपण यान का ये पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए स्ट्रेप ऑन रॉकेट बूस्टर के रूप में डिज़ाइन किया गया है। मिशन गगनयान 2023 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा, 2022 में किया जाना था, बट ड्यू टू कोविड-19 ये पोस्टपोन किया गया। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं S उन्नीकृष्णन नायर। अगला, हाल ही में विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है दोस्तों विवेक कुमार देवांगन को। विवेक कुमार देवांगन यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है REC का नया CMD। ये मणिपुर कैडर से 1993 बैच के IAS हैं। वहीं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट यहीं से आप याद रखिएगा पॉइंट, निधि छिब्बर को CBSE का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो CBSE की नई अध्यक्ष कौन होंगी? निधि छिब्बर। इनको दोस्तों साथ ही साथ में भारी उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव भी दिया गया है, सब सौंपा गया है। और विवेक कुमार देवांगन जो है बिजली मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं।
इन सब से रिलेटेड, चूँकि ये सचिव और सलाहकार से रिलेटेड पॉइंट्स है, तो पिछले दिनों में जितने भी सचिव, सलाहकार और राजदूत या उच्चायुक्त आए हैं उनका कर लेते हैं रिवीजन। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, इस पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट और आज के दिन के लिए आप अपने वॉलपेपर पर लगाइए। जी हाँ, मोबाइल के वॉलपेपर पर लगाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार आप मोबाइल ही उठाते हो दिन भर में, तो आप दिन भर में कई बार पढ़ करके इसको याद कर डालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में अल्केश कुमार शर्मा सचिव बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। विनय मोहन क्वात्रा ये नए विदेश सचिव हैं, इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह पर आए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ये G20 के समन्वयक हैं, क्योंकि G20 की दोस्तों अगली बार मेज़बानी करने वाला है भारत 2023 में। तरुण कपूर को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार बनाया गया है। अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे ये रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। वहीं नवीन श्रीवास्तव दोस्तों नेपाल में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली नियुक्त हुए हैं। प्रदीप कुमार रावत जी चीन में भारत के राजदूत हैं और एस बालचंद्रन ये बाराबाडोस में अभी हाल फिलहाल में हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगला, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है। इनका कार एक्सीडेंट में निधन हुआ महज 48 वर्ष की उम्र में। 2 बार के विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे। 26 टेस्ट में 1462 रन बनाए, 24 विकेट लिए। 198 वनडे मैचों में 5000 से ज़्यादा रन बनाकर 133 विकेट लिए और वहीं 14 T20 मैचों में 337 रन बना करके 8 विकेट भी लिए थे, क्योंकि ये ऑलराउंडर थे। हरभजन सिंह के साथ दोस्तों मंकी गेट विवाद के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे, तो मंकी गेट के नाम से इस विवाद को जाना गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रॉड मार्श का भी निधन हुआ था और बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी, दिग्गज गेंदबाज शेन वॉर्न का भी निधन हुआ था। क्लियर? तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। 2 क्वेश्चन आपके आज के लिए भी। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अगला, थॉमस कप 2022 में उप विजेता टीम कौन रही? दोनों के बारे में कम से कम 3 पॉइंट आपको लिखना है और अगर आपको 3 पॉइंट नहीं भी आता है तो आप एटलीस्ट आंसर जरूर करिएगा। आंसर करने से आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री वीडियोज, क्विज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके सॉल्व कर सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। रखते हैं इतना ही वीडियो में, तो के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।